स्टूडेंट्स, आज हमने अपना चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक नंबर 9.9 स्टार्ट करना है, जो कि है डायफ्रेक्शन ऑफ वेव से रिलेटेड। अब देखें, इस चैप्टर में हमने वेव्स के बारे में स्टडी किया था और वेव्स से एसोसिएटेड डिफरेंट प्रॉपर्टीज या डिफरेंट फिनोमेना के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जैसे पहले हमने जो बात की है वो हमने इंटरफेरेंस के बारे में बात की है, हमने बीट के फिनोमेना पर डिस्कशन किया है और हमने स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव पर बात की है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें इंटरफेरेंस के बारे में बता रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम पिछला जो हमारा टॉपिक था पोलराइजेशन वाला, उसमें हमने लाइट के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन की थी। तो मैंने आपसे कहा था कि लाइट जो है वो डुअल नेचर पोजेस करती है। सम टाइम वो एज अ वेव बिहेव करती है और सम टाइम वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। तो बेसिकली हमारा जो ये चैप्टर था, इसमें हमने लाइट के वेव नेचर को समझने की कोशिश की है और लाइट की वेव नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए हमने इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन वाले जो फिनोमेना है ये हमें लाइट की वेव नेचर का एविडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, डायफ्रेक्शन होती है कि बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम एजेस और कॉर्नर। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ द वेव फ्रॉम एजेस और कॉर्नर्स इज कॉल्ड डायफ्रेक्शन। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि बेंडिंग ऑफ द वेव, वेव कोई भी हो सकती है, वेव लाइट वेव भी हो सकती है, वेव साउंड वेव भी हो सकती है। कि जब भी आप गुजरती हुई वेव के रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल या हर्डल रखेंगे और वेव उसमें से पास होने के बाद अगर अपने रास्ते में इसको बेंड कर जाएगी तो हम उसे कहते हैं वहां पर डायफ्रेक्शन का फिनोमेना हो गया। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम वेव्स के बारे में डिस्कस करते हैं ना तो हम कहते हैं वेव्स का जो छोटा सा हिस्सा होता है ना, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ अ वेव या स्मॉल पोर्शन ऑफ द वेव। अगर हम वेव फ्रंट को डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं इट इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ अ वेव, पोर्शन ऑफ अ वेव। तो मैं आपको वेव फ्रंट के बारे में क्यों बता रही हूँ कि जब भी आप वेव के रास्ते में कोई भी हर्डल रखते हैं ना, तो वेव जिन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में उस हर्डल से पास होती है उन्हीं वेव फ्रंट्स की फॉर्म में आगे निकलती है, लेकिन जस्ट वो अपने जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर उसके दरमियान में बेंडिंग प्रोड्यूस हो जाती है या कर्व प्रोड्यूस हो जाता है, या आप कह सकते हैं सेमी सर्कुलर पैटर्न में जो है वो वेव बेंड करना शुरू करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास किसी भी वेव के प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। मैंने प्लेन क्यों कहा कि ये जो स्ट्रेट लाइन में वेव फ्रंट्स होते हैं ना, इन्हें हम स्ट्रेट लाइन या प्लेन वेव फ्रंट्स कहते हैं। ये वेव के छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा पोर्शन है। ठीक है, इस छोटे से पोर्शन को आप एक स्लिट में से पास करवा रहे हैं। ये एक स्लिट है, ठीक है, ये स्लिट के दरमियान में आपने गैप छोड़ा है ना, जहां से ये वेव फ्रंट इसमें से पास होंगे। अगर ये वेव फ्रंट इसमें से पास होने के बाद अपने आप को यूं सेमी सर्कुलर पैटर्न्स में चेंज कर लेते हैं या सेमी सर्कुलर पैटर्न में बेंड कर लेते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पर जो है वो डायफ्रेक्शन का फिनोमेना हो गया। ठीक है, डायफ्रेक्शन का फिनोमेना होने के लिए जो सबसे बेसिक कंडीशन होती है ना, वो ये होती है, अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो फिर वहां पर डायफ्रेक्शन नहीं हो सकती। कंडीशन क्या होती है कि साइज ऑफ ऑब्स्टिकल शुड बी इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव यूज्ड। कि आप जिस भी वेव में डायफ्रेक्शन का फिनोमेना पढ़ रहे हैं ना, उस वेव की जितनी भी वेवलेंथ है, वो जो ऑब्स्टिकल या हर्डल, जिसको मैंने ये रेड मार्कर से ड्रॉ किया, ये ऑब्स्टिकल या हर्डल है ना जिसमें से आप वेव को पास करवा रहे हैं, कि ये जो ऑब्स्टिकल या हर्डल में आपने गैप बनाया होता है ना, ये गैप जो है ये वेवलेंथ ऑफ द वेव के इक्वल होना चाहिए। अगर ये गैप वेवलेंथ ऑफ द वेव के इक्वल नहीं होता तो फिर वहां पर डायफ्रेक्शन नहीं होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि डायफ्रेक्शन की कंडीशन ये होती है कि द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल या हर्डल जो है वो इक्वल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ द वेव यूज्ड के। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताई। अब देखिए, अगर ये जो ऑब्स्टिकल का साइज है ये इक्वल ना हो तो फिर क्या होता है? इफ साइज ऑफ ऑब्स्टिकल is greater than wavelength of the wave, then only small diffraction occur। अगर वेवलेंथ ऑफ द वेव के इक्वल ना हो ना हर्डल का साइज, स्मॉल डायफ्रेक्शन अगर, तो फिर उस केस में बहुत थोड़ी सी डायफ्रेक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास किसी भी वेव के प्लेन वेव फ्रंट्स हैं स्टूडेंट्स,
इनको आप पास करवा रहे हैं इस तरह से, एक हर्डल कह लें या आप एक स्लिट कह लें, इसमें से पास करवा रहे हैं। और ये जो साइज ऑफ ऑब्स्टिकल है ना, ये वेव की वेवलेंथ से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल चलिए मैं यू बना लेती हूँ ताकि ड्रॉ करने में आपको नजर भी आए ना। ये देखिए ये जो मैंने वेव फ्रंट्स बनाए हैं उनके मुकाबले में जो हर्डल के दरमियान में साइज है ये ज्यादा है ना, तो इस केस में स्टूडेंट्स जो डायफ्रेक्शन होगी वो बहुत कम होगी, कि ये हमें वेव फ्रंट्स इसी फॉर्म में मिलेंगे। बस ये कॉर्नर से थोड़ा सा जो है ये सेमी सर्कुलर पैटर्न में अपने आप को बेंड कर लेंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा कि डायफ्रेक्शन हुई है, लेकिन बहुत माइन्यूट या स्मॉल अमाउंट ऑफ डायफ्रेक्शन जो है वो यहाँ पर हुआ है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक कंडीशन है कि ये जो हर्डल या ऑब्स्टिकल है इसका साइज इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल नहीं है, बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो डायफ्रेक्शन जरूर हुई है, लेकिन बहुत मिनिमम, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डायफ्रेक्शन प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि आप जो है वो वाटर वेव की बात करें ना, वाटर वेव की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपको कहता है कि आपने ना रिपल टैंक एक डिवाइस पढ़ा होता है ना, जिसका काम होता है कि ये वाटर वेव को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कह रहा है कि अगर आप रिपल टैंक का इस्तेमाल करके वाटर वेव जनरेट करवाते हैं, वाटर वेव जनरेट करवाते हैं, ठीक है, और इन वाटर वेव को आप इस तरह से दो हर्डल्स के दरमियान में दो हर्डल्स के दरमियान से गुजारते हैं, और इन हर्डल्स के दरमियान का जो गैप है ना, ये गैप ये वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव के इक्वल है, वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव के इक्वल है, वाटर वेव के इक्वल है। तो इस केस में जो हमारे पास डायफ्रेक्शन होगी वो मैक्सिमम डायफ्रेक्शन होगी। क्यों मैक्सिमम डायफ्रेक्शन? क्यों होगी कि डायफ्रेक्शन की जो बेसिक कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है कि आपने दो ऑब्स्टिकल या दो हर्डल्स से वेव को पास करवाया है, और इन दोनों ऑब्स्टिकल या हर्डल के दरमियान का जो फासला था, जो डिस्टेंस था, वो वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव के इक्वल था। तो इस केस में हमें मैक्सिमम डायफ्रेक्शन मिलेगी। वो आपको बता रहा है कि जी डायफ्रेक्शन का फिनोमेना हम लाइट वेव पर भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, डायफ्रेक्शन जो है वो हम साउंड वेव, लाइट वेव, दोनों वेव के बारे में डिस्कस करते होते हैं। लाइट वेव की डायफ्रेक्शन के लिए वो कह रहे हैं कि जी एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, जहां से लाइट की जो वेव्स है वो इस तरह से स्कैटर होकर निकल रही है मोनोक्रोमेटिक सोर्स में से। ठीक है, देन आपने यहाँ पर इसके रास्ते में एक स्लिट लगा दी है, स्लिट के अंदर आपने यूं एक होल क्रिएट कर दी है। ठीक है, जब ये वेव जो है वो इसमें से पास करेंगी तो आगे अगर आप स्क्रीन, ये आपने स्क्रीन लगाई है जहां पर आपको पैटर्न नजर आएगा, यहाँ पे जो आपको सेंट्रल फ्रिंज है ना, सेंट्रल जो स्पॉट है, ये काफी ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ब्राइट एंड ऑफ लार्जेस्ट एरिया, और इसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा होगा, और इसके साथ जो एडजेसेंट है ना स्लिट्स या स्पॉट्स, वो आपको डार्क स्पॉट्स मिलेंगे हैविंग लेसर एरिया। ये आपको ये प्रूव करके बताता है कि इस केस में ये जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है ना, ब्राइट स्पॉट, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस का फिनोमेना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इंटरफेरेंस का फिनोमेना हुआ है, और जो इर्द गिर्द के डार्क स्पॉट्स है वो भी आप, मतलब ये जो ब्राइट और डार्क अल्टरनेटिंग स्पॉट या अल्टरनेटिंग फ्रिंजेस का बनना है, ये आपको बेसिकली बता रहा है कि ये वेव फ्रंट्स जब इस हर्डल में से पास करके गए हैं तो आपस में इन्होंने कंबाइन किया है, इन्होंने आपस में मीटअप किया है, तो इनके मीटअप करने से इंटरफेरेंस का फिनोमेना हो गया है। और स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस दो तरह की होती है ना, एक होती है कंस्ट्रक्टिव, एक होती है डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में हमेशा स्क्रीन पर आपको ब्राइट स्पॉट नजर आता है, या हम इन अदर वर्ड से कहते हैं ब्राइट फ्रिंज नजर आती है। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में स्क्रीन पर हमें हमेशा एक डार्क स्पॉट या डार्क फ्रिंज नजर आती है। हम ये जो मैं आपको फ्रिंजेस के बारे में बता रही हूँ ना, ये आपके एक दो चैप्टर छोड़ के आगे चलकर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो फिर वहां पर हम ये बड़े डिटेल से बात कर लेंगे कि जी मोनोक्रोमेटिक लाइट जब किसी भी हर्डल में से या किसी भी स्लिट में से पास करती है, स्लिट बेसिकली एज एन हर्डल या ऑब्स्टिकल एक्ट कर रही होती है, तो आगे जाकर स्क्रीन पर हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के अल्टरनेट पैटर्न्स मिलते हैं जो कि इंटरफेरेंस के फिनोमेना को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जहां पर भी ब्राइट स्पॉट बनता है वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई होती है, उसके नतीजे में ब्राइट स्पॉट नजर आता है, और जहां पर भी स्टूडेंट डार्क स्पॉट नजर आता है वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई होती है, तो उसके नतीजे में आपको स्क्रीन पर जो है वो डार्क स्पॉट देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, सो आपको बता रहा था कि अगर आप लाइट वेव में डायफ्रेक्शन को स्टडी करना चाहें तो आप वेव के रास्ते में एक ऑब्स्टिकल रखें, जब वेव उसमें से पास होंगी तो स्क्रीन पर आपको अल्टरनेट फ्रिंजेस बने हुए नजर आएंगे जो कि आपको ये बताएंगे कि इंटरफेरेंस का फिनोमेना हो गया है, यानी कि ब्राइट और डार्क जो है वो स्पॉट्स बन गए हैं यहाँ पर। ठीक है, सो आपकी बुक में डायफ्रेक्शन के लिए आपको ये बेसिक बातें बताना चाहिए कि डायफ्रेक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, डायफ्रेक्शन की बेसिक कंडीशन ये होती है, फिर डायफ्रेक्शन अगर जो ऑब्स्टिकल का साइज है वो साइज ऑफ द वेव से ग्रेटर हो जाए तो फिर बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ डायफ्रेक्शन होती है, और डायफ्रेक्शन को आप वाटर वेव में और लाइट वेव में एक्सप्लेन कर देंगे।
अपनी बुक का स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 175 ओपन करें तो सबसे पहले वो आपको डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन बता रहा है कि द बेंडिंग ऑफ द वेव अराउंड द शार्प एज और द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल एंड स्प्रेडिंग इनटू इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो। आप ज्योमेट्रिकल शैडो कह लें या आप वेव फ्रंट्स कह लें, बात एक ही जैसी है, इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो आपको वाटर वेव वाली मिसाल दे रहा है कि टू ऑब्जर्व द डायफ्रैक्शन इफेक्ट इन वाटर वी जनरेट प्लेन वेव ऑफ वाटर इन रिपर टैंक एंड प्लेस टू ऑब्स्टिकल इन लाइन इन सच अ वे that separation between them is equals to wavelength of the water wave as shown in the figure. After passing through the small slit between the two obstacle, the water wave will spread around the slit, changing to almost semicircular pattern. ऊपर वाली फिगर नंबर 9.12 देखें तो ए पार्ट में उसने आपको ये वाटर वेव वाली मिसाल बताई है, ठीक है। ये जो बी पार्ट है ना 9.12 फिगर का बी पार्ट, ये इस तरह की फिगर बनी हुई है। ये आपको ये बता रहा है कि दरमियान में जो आपने हर्डल रखी है उसका जो साइज है अगर वो वेवलेंथ ऑफ द वेव से ज्यादा है तो कम डायफ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो आपसे कह रहे हैं कि डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव कैन ओनली बी ऑब्जर्व क्लियरली इफ द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल इज कंपैरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ये आप मार्क कर लें, आपने याद रखनी है, ये डायफ्रैक्शन की बेसिक कंडीशन है। फिर कह रहे हैं इफ द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल इज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव देन ओनली स्मॉल डायफ्रैक्शन अकर नियर द कॉर्नर या ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स वो आपको लाइट वेव की डायफ्रैक्शन के बारे में बता रहा है और बिल्कुल लास्ट जो आपकी बुक का पेज नंबर 176 का पहला पैराग्राफ है ना, वहां पर वो आपसे कह रहे हैं consider a beam of light passing through a single slit and fall on a photographic film. The central bright band is of high intensity and very wider than the slit and the other surrounding band. These bands are the result of interference effect. ये जो different bands का बनना है ये आपको interference effect के रिजल्ट में मिलते हैं। पेज नंबर 175 पर देखिए तो फिगर नंबर 9.13 में वो आपको बता रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट है, वो एक सिंगल स्लिट से पास करिए तो स्क्रीन पर आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के पैटर्न्स मिल रहे हैं और ये पैटर्न जो है वो इंटरफेरेंस के नतीजे में मिल रहे हैं। इंटरफेरेंस दो तरह की होती है, तो फिर जहां पर कंस्ट्रक्टिव होगी वहां पे ब्राइट स्पॉट मिलेगा और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे आपको डार्क स्पॉट स्क्रीन पर बनता हुआ नजर आएगा। ये एक छोटा सा सिंपल सा थ्योरेटिकल टॉपिक था, इन हेडिंग्स की फॉर्म में आप इस टॉपिक को अपने माइंड में